न्यूजीलैंड फॉरेनर्स के लिए जॉब करने के मामले में सबसे बेस्ट जगह साबित हो सकती है। जैसा कि न्यूजीलैंड की तरफ से हाल ही में शेयर की गई लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज की लिस्ट को देखकर पता चलता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे रीज़न हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि न्यूजीलैंड काम और वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में थर्ड रैंक पर आता है और क्वालिटी लाइफ के मामले में फर्स्ट रैंक पर। यह कहना है HSBC के एक सर्वे का। HSBC के द्वारा कंडक्ट किए गए एक और सर्वे में ये बात सामने निकल कर आई कि न्यूजीलैंड फॉरेनर्स के रहने के लिए और काम करने के मामले में सेकंड बेस्ट कंट्री है। अगर वर्ल्ड डॉट बाई मैप डॉट ORG वेबसाइट की माने तो न्यूजीलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% है, जबकि पूरी दुनिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.6% है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है न्यूजीलैंड और टोटल वर्ल्ड की अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। रैंकिंग और सर्वे के अलावा भी न्यूजीलैंड एक ब्यूटीफुल कंट्री है। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपनी कंट्री से बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर न्यूजीलैंड में हम हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज की बात करें तो अलग अलग डेजिग्नेशंस पर वहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। अगर हम डेजिग्नेशन वाइज बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल रेडिएशन, मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, रजिस्टर्ड नर्स, सोनोग्राफर, स्पेशलिस्ट फिजिशियन, सर्जन, इसके अलावा एनेस्थेटिक टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नीशियन, मिडवाइफ, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट फिजिशियन, एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप भी चाहते हैं कि न्यूजीलैंड में जॉब करना, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब करने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने देश में रहते हुए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स के बारे में पता लगाएं जो आपको जॉब्स को ग्रैब करने में हेल्प करें। ऐसी ही अगर कुछ वेबसाइट्स की बात करें जो आपको न्यूजीलैंड में जॉब्स को ग्रैब करने में हेल्प कर सकती हैं तो इनमें शामिल हैं www.workhere.co.nz, www.workingin/newzealand.com, www.trademe.co.nz, इसके अलावा www.seek.co.nz। अगर आप सिर्फ हेल्थ केयर स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट पर ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं www.kibihealthjobs.com को। इन सभी वेबसाइट्स पर जाकर आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है या अपलोड करना होता है। साथ ही आपको ये भी मेंशन करना होता है कि आप न्यूजीलैंड में जॉब क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 1 वीक से लेकर 2 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है रिक्रूटर के रिस्पॉन्सेस को पाने में। इसलिए आप जब अपना रिज्यूमे या CV को बनाते हैं या अपलोड करते हैं तो उसे स्पेसिफिक और डिटेल ओरिएंटेड रखिए, जिससे कि रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल में इंटरेस्ट को शो करें। एक बार जब आपको रिक्रूटर से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है हम ऑलरेडी पहले ही हमारे एक वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कुछ डिटेल्स हम आपको फिर से इस वीडियो में शेयर करते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है टाइप ऑफ वीज़ा को। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, शॉर्ट स्टे वीज़ा, लॉन्ग स्टे वीज़ा, वर्क वीज़ा और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है वर्क वीज़ा को। अगर आप जॉब के पर्पज़ से
दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स को प्रोवाइड करना होता है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फ़ी को पे करना होता है, जिसकी रिसीट आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ोटो को सबमिट करने के लिए अपने देश में उस देश की एम्बेसी में जाना होता है। जैसे आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो भारत में आपको न्यूजीलैंड की एम्बेसी में जाना होगा। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में पहुंच जाएं तो आप टोकन नंबर लेकर सीट पर बैठें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। आपको टोकन नंबर बोलकर बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन काउंटर पर आप सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि अपना पासपोर्ट और फ़ोटो को दिखाएं, जिससे कि उनकी जांच हो सके। वीज़ा बनवाने की फ़ीस आप अपनी वीज़ा फ़ी रसीद भी अपने साथ ज़रूर रख लें, जो आपको अप्लाई करते समय वीज़ा फ़ीस भरने के बाद मिली थी। इस सब के बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू वीज़ा बनाने की प्रोसेस में न्यूजीलैंड एम्बेसी में लिया जाता है। इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर ये चेक करते हैं कि आप न्यूजीलैंड जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। यहाँ आपकी उंगलियों के निशान भी लिए जाते हैं। इसके बाद अगर आपका वीज़ा मान्य हो जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको वीज़ा कैसे प्राप्त करना है। एक बार जब आपको वीज़ा मिल जाता है, अब ज़रूरी है कि आप उस कंट्री में वर्किंग के लिए कुछ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को अटैम्प्ट करें। न्यूजीलैंड में वर्किंग के लिए आप अटैम्प्ट कर सकते हैं आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो इस तरह से अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने न्यूजीलैंड में जॉब करने की विश को पूरा कर सकते हैं। जॉब मिलने के बाद अगर हम यहाँ पर प्रोफेशन वाइज एवरेज सैलरी की बात करें तो एकेडमिक क्लिनिशियन 1,80,000 न्यूजीलैंड डॉलर, एक्यूट केयर नर्स 87,000 न्यूजीलैंड डॉलर, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर 1,61,000 न्यूजीलैंड डॉलर, एडवांस्ड न्यूट्रिशन एड $1,40,000, एलर्जिस्ट $1,80,000, एम्बुलेंस डिस्पैचर $75,000, एनाटॉमी पैथोलॉजी सुपरवाइजर $1,71,000, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन $1,02,000, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग $1,37,000, असिस्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट $74,000, फिजिकल थेरेपिस्ट $71,000, कार्डियक टेक्नीशियन $70,000, कार्डियोवैस्कुलर स्पेशलिस्ट $3,61,000, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट $1,90,000, कोडिंग प्रैक्टिस मैनेजर $1,08,000, क्रिटिकल केयर नर्स $83,000, डेंटल असिस्टेंट $60,000, डेंटिस्ट $2,21,000। ऐसी ही और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसके लिए अलग अलग सैलरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जाना कि कैसे आप न्यूजीलैंड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से आप अगर अपनी हेल्थ केयर की डिग्री को कंप्लीट करते हैं या आगे किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर प्रेफर करें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से डिग्री को हासिल करने के बाद आपको ग्लोबली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने कैरियर में। आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इस्टेब्लिश हुई थी 1583 में स्कॉटलैंड में। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी एक रिनाउंड सेंटर है टीचिंग और रिसर्च के लिए, जो कि यूके की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग वर्ल्ड की लार्जेस्ट और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 20th रैंक पर है। मेडिकल साइंसेज में एडिनबर्ग एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करती है। इस यूनिवर्सिटी की अगर हम एल्यूमनाई की बात करें तो इनमें शामिल हैं चार्ल्स डार्विन, सर आर्थर कॉनन डॉयल, डेविड हम, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और जेम्स विल्सन। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है कोर्सेज इन बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, कंप्यूटिंग साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल साइंसेज, ज्योग्राफी, अर्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी।
यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको 2 बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1 स्टडी ऑप्शंस एंड नंबर 2 एंट्री रिक्वायरमेंट्स। स्टडी ऑप्शंस में हमें देखने को मिलते हैं नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स। यहाँ पर मेनली 2 ग्रुप्स आते हैं जिनमें शामिल है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। वहीं एंट्री रिक्वायरमेंट में शामिल है अंडर ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और वीज़ा एंड इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको इन चेकलिस्ट को टिक करना होगा। तो आइए अब बात करते हैं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में। फ्रेंड्स, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री एक पहली डिग्री होती है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने अभी तक ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लिया है। एडिनबर्ग में एडमिशन के लिए आपको UCAS की हेल्प लेनी होगी। UCAS एक जनरल एडमिशन फॉर्म को पूरा करके UK में सप्लाई करता है। UCAS आपकी एप्लीकेशन कॉपीज़ को उन सभी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचाता है जहां जहां आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ आपको रिक्वायरमेंट्स होती है GCE A लेवल्स, इंटरनेशनल बैकलॉरेट और फाउंडेशन ईयर की। जिस भी डिग्री के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी स्टूडेंट्स को मीट करना होता है। बता दें कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 28% फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि आप इजीली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस की बात करें तो यहाँ पर 10+2 आपका CBSE, CISCE या फिर ISC बोर्ड से 80% और एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स 70% मार्क्स के साथ होना चाहिए। वही अगर हम बात करें साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो यहाँ पर आपका 10+2 होना चाहिए SSC, HSSC, SSSC या फिर ICSE बोर्ड से। यहाँ पर आपके 10+2 में एटलीस्ट 80% मार्क्स होने चाहिए या फिर जहाँ भी ग्रेड A की रिक्वायरमेंट होती है तो 85%। बायोमेडिकल साइंसेज एंड मेडिकल साइंसेज में एडमिशन के लिए आपका ओवरऑल एवरेज मार्क्स होने चाहिए 80%। इसके अलावा आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री में 85% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। लास्ट में बात करें मेडिसिन की तो मेडिसिन में एडमिशन लेने के लिए आपका SSC, HSSC, SSSC, CBSE या फिर ISC बोर्ड से 10+2 होना चाहिए, जिसमें आपका टोटल एवरेज स्कोर 85% होना चाहिए। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की फ़ी की बात करें तो ये करीब पाउंड्स में 18,800 से 24,600 पर ईयर के बीच हो सकती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ के लिए तो आपके लिए ये एक बेस्ट प्लेस हो सकती है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो न्यूजीलैंड में जॉब और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ऊपर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी से।